गांव में मैं डॉक्टर आनंद कुमार साहब थे, रिटायर्ड आईपीएस। जी जी। उनकी एक पार्टी है, तो उससे मैंने चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जबलपुर से सर। जी जी जी। तो मेरे को तो ऑल ओवर इंडिया अपनी जो पार्टी थी उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले थे सर। अच्छा, कितने वोट मिले थे? और मुझको मिले थे सर करीब 1150 वोट, और उनको डॉक्टर साहब को मिले थे 150 वोट। वो वहां से गाजियाबाद से लड़े थे अब ये बताइए, एक आईपीएस सर। ऑफिसर जो डीजी रैंक से रिटायर हुआ है, जो देश विदेश को समझता है, सर इस देश की जनता कितनी मूर्ख है कि उसको वो 150 वोट दे रही है? हाँ, वही तो है सर, बड़ी ताज्जुब की बात है ये तो। पर वही। सर उन्होंने जो मुझसे कमिटमेंट किया था सर, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो उन्होंने पूरा नहीं किया सर। इसलिए मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ सर। देखो, हमारा सिस्टम तो एकदम डिफरेंट है। सर पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है। सर तो इवन जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ओके क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी बातचीत है, ये एक ऊर्जा है। सर। यदि ये आज फलीभूत ना हो तो आगे चल के फलीभूत होना तय है। इससे तो अच्छा, नंबर एक। नंबर दो, बाकी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता आपको अच्छा सर भारत नहीं देगा। क्योंकि सर सर राजनीतिक सर पार्टियां दुष्टता का प्रतीक बन गई हैं, और इस दुष्ट व्यवस्था में कोई अच्छी राजनीतिक पार्टी सरवाइव नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमने तो ऐसा सिस्टम बनाया है कि राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और आप जो है किसी के दरवाजे वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, और सर सभी देश के सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियां पराजित होंगी, और आप विजयी होंगे सर बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगे। तो आपको बहुत अच्छी ताज्जुब नहीं बात हो है रहा है कि ऐसा कैसे होगा साहब? सर। अब आपका ये निष्कर्ष है तो बिल्कुल सही होगा सर। बदलाव आएगा सर। हाँ, बदलाव एक्चुअली में पूरी बदलाव पूरी प्रक्रिया ही अपने आप बदल जाएगी। और उसका आधार है कि आज की व्यवस्था दुष्ट है। देखो, एक बात तो ये मानना पड़ेगी कि इस देश के साथ बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हुए हैं। हमेशा से हुए सर। हाँ, पहला षड्यंत्र हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट ना मिलने के बाद षड्यंत्र करके वो इस देश का अध्यक्ष भी बन गया और प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, और मृत्यु पर्यंत बना रहा। ये पहला जी षड्यंत्र जी है। जी जी। षड्यंत्र है कि नहीं है ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और जिस व्यक्ति ने उसे प्लेटर पर अध्यक्ष का पद दिया और प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये व्यक्ति इतना दुष्ट निकला कि जब उसका स्वर्गवास हुआ तो इसने कोशिश कोशिश की कि लोग बाग उनकी अंत्येष्टि में भी सम्मिलित ना हो पाए। सर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके मना करने के बावजूद भी अपने किराए से वहाँ पहुँचे। सर ये इतना दुष्ट व्यक्ति रहा है, ये व्यवस्था इतनी दुष्ट रही है कि हमने नए संविधान के नाम पर 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अपने ऊपर थोप लिया। सर 1935 किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। किसके लिए? सर अब अंग्रेजी साम्राज्य के लिए। सर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा संविधान का हिस्सा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है उसमें एक आर्टिकल है 333, जिसके तहत दो एंग्लो इंडियन हमारे पार्लियामेंट में नामित होते हैं। तो सर 545 में हम केवल 543 को ही चुनते हैं। दो एंग्लो सर इंडियन हमारे पार्लियामेंट के आर्टिकल 333 के तहत नामित होते हैं। क्या होते हैं?
नॉमिनेट सर। नॉमिनेट होते हैं, करेक्ट। तो सर हमारे सर। देश में एंग्लो इंडियन का मतलब होता है अंग्रेजों की अवैध संतानें। ओके सर। मतलब पहले एंग्लो इंडियन समझना पड़ेगा, होते कौन है एंग्लो इंडियन, सर सर सर। समझ गए ना। तो ये सर अंग्रेजों की सर। अवैध संतानें जी जी। हमारे देश के पार्लियामेंट में क्यों बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। तो ये दूसरा षड्यंत्र हुआ। तीसरे षड्यंत्र के तहत वही नियम कानून, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, और अब जो भारत जी न्याय संहिता बनी है, ये भी पुराना सेक्शन ये और नया सेक्शन ये। है। तो अंग्रेजों ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बस। आपको कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, कदम कदम पर उत्पीड़ित करने के लिए, कदम कदम पर आपको जो है ना शोषित करने के लिए, और आप में सर हीन भावना पैदा करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों थोपे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। जिसकी मूल भावना में ये है कि प्रक्रिया को इतना पहुंचादा बनाओ, और आंखों में पट्टी व रखने वाली न्याय व्यवस्था होना चाहिए जो अन्याय करने के लिए बनी है, जो प्रक्रिया में उलझा कर आपको न्याय से वंचित करने के लिए बनी हुई थी, जिससे आप इतने टूट जाएं आर्थिक रूप से और अदरवाइज भी, कि आपको अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ नज़र उठाने की भी हिम्मत ना हो। सर ऐसी न्यायिक व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थोपी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। तो सर आप ये बताइए, आपने संविधान पढ़ा है, आप बताइए सर। संविधान में देश के प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां हैं? संविधान की सर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है सर मेरे को। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी हमारे जी देश के सर। संविधान ने केवल एक ही अधिकार प्रधानमंत्री को दिया हुआ है कि वो ये जी रिकमेंड कर सकता है कि उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आएगा। सर। बाकी सभी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं, कलेक्टिव पावर के तहत। सर तो सर। मैं आपसे पूछता हूं, दुष्ट जवाहरलाल नेहरू को कितने ताकत दे दी थी कि जब आपकी जीतती हुई सेना 1948 में ये बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से चर्चा करे, बिना अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से चर्चा करे, सीधे ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध विराम की और यूनाइटेड नेशंस में जाने की जो घोषणा करता है, ये षड्यंत्र नहीं है? है सर। आप बताइए, क्या देश का संविधान प्रधानमंत्री को ये ताकत देता है? जैसा श्रीमान ने बताया नहीं देता सर। आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी ने रात के 12 बजे डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की बिना अपने मंत्रिमंडल को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। क्या जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए हुए डीमोनेटाइजेशन का अधिकार था? नहीं था सर। फिर नहीं था। देश के सुप्रीम कोर्ट ने विचार करते समय ये बारीकी तो नहीं पकड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सबसे अच्छा प्रश्न तो यही है सर, न्यायपाल कभी बिकी हुई है बिल्कुल। नहीं नहीं, ये बात जो आपको समझ में आ रही है और हमको समझ में आ रही है, वो बात देश के सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आई। नहीं आई हैं? सर। क्यों नहीं आई, यही तो मैं नहीं। पूछ रहा हूँ। और वो सब उनके उनसे प्रभावित रहते हैं सर, गवर्नमेंट से। तो अशोक राणा जी, सर आपको अच्छा भारत कौन देगा? अच्छा भारत तो सर ब्यूरोक्रेट से ही निकल के आ सकता है, बाकी तो नहीं 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 आ नहीं सकता। नहीं, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट जो अपने लाभ के सर लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जो समाज सेवा की बात केवल इंटरव्यू में करते हैं, इसके बाद कभी नहीं करते हैं, जो अपनी सर। मलाईदार पोस्टिंग के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, सर बिल्कुल सही है, आई जो मे बी रॉन्ग, सही बिल्कुल सही कहा जो आपने। रिटायरमेंट के बाद कहते हैं मैं तो बहुत थका हूँ, मैं तो सिर्फ जो है ना गोल्फ खेलूंगा, दारू पीऊंगा, ये ब्यूरोक्रेट आपको अच्छा भारत देंगे? और कंपेरेटिवली तो मुझे फिर भी उनसे तो ठीक ही है सर।
क्यों ठीक है? मेरी राय में सर, नहीं नहीं, मेरी क्यों राय ठीक, में। क्यों ठीक है? आप जो है कोर्ट क्योंकि में गए, एक मिनट, आप कोर्ट में गए, सर, एक मिनट, आप सर, कोर्ट में किसी सर, मुद्दे को लेके गए और आप जीत जी, गए। ये दुष्ट जी, ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं कि जो कोर्ट में जाएगा उसको लाभ देंगे, मतलब हर कोई जितने के साथ इन्होंने अन्याय किया वो हर व्यक्ति कोर्ट में जाए और अपनी ऐसी कम तैसी कराए। ये कौन सा ये सिद्धांत तो है? सही, ये तो बिल्कुल सही बात है सर। वो ये मतलब कोर्ट में जाने के लिए बाध्य होता है आदमी, और वो हर तरफ से उसको उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है सर। नहीं तो फिर ये आप उनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर रहे हो? मतलब मेरा कहना था कि कंपैरेटिवली पॉलिटिशियन से ठीक है सर वो लोग, ये था मेरा मतलब सर। नहीं तो ये कंपैरेटिवली से छोटे मोटे ठीक दिखने वाले, जिन्होंने जिनकी साम्राज्य में चपरासियों के पास हजारों करोड़ मिलने लग गए हैं, इनसे किसी न्याय की अपेक्षा आप करते हैं क्या? नहीं करता सर, मैंने तो सारे बेनिफिट यहाँ हाई कोर्ट से ही लिए हैं अपने। तो फिर आप मेरी बात को और बड़ी, जो मैं कह रहा हूँ, ये बात, जो बेनिफिट आपको मिला वो आपके दूसरे साथी को नहीं मिला होगा, नहीं, नहीं मिले सर उन लोगों को। क्योंकि उन लोगों ने जाने की हिम्मत नहीं की होगी। जी, जी, तो जी। जो गया उसको मिला, और जो बेचारा जाने की मिला, हिम्मत नहीं कर पाया उसने कहा चलो छोड़ो, जो मिला वही काफ़ी जो मिल गया वही सही है है सर। ना? अभी मेरा 2.5 लाख काटा था सर इन्होंने हम्म। आफ्टर रिटायरमेंट, हम्म। तो वो मैं कोर्ट से जीत गया हूँ सर। नहीं तो फिर आप हमारी बात जो मैं कह रहा था उसको बहुत गहराई से समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, नहीं सर, मैं समझ गया, मैं गलत था थोड़ा सा उस पॉइंट पे। और चूंकि सर क्या है, मैं जबलपुर में हूँ तो यहाँ से यहाँ वकीलों से मिलना, कोर्ट में जाना मेरे लिए ज्यादा आरामदायक है। अब हम्म। कोई आदमी भोपाल से आएगा तो उसको बेचारे को 5,000 6,000 कम से कम खर्च हो जाएगा उसका। हम्म। 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 वकील को देना पड़ेगा, वकील के मुंशी को देना पड़ेगा। हम्म। 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 इसलिए मैं जबलपुर में, चूंकि मैं जबलपुर में हूँ तो मैं उसको परस्यू ज्यादा आसानी से कर लेता हूँ सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जी, अशोक राणा जी, अब ये बताइए, आपको अच्छा भारत आपके बच्चों के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए श्रीमान, बिल्कुल चाहिए सर। चाहिए। तो यदि हम आपको ये तस्तरी में सजा के दे दें कि आपको कुछ ना करना पड़े, केवल अच्छे भारत का संकल्प लो और अच्छा भारत पाओ, तो क्या आप प्रति सप्ताह अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़कर और हर सप्ताह में रोस्टर के आधार पर अलग अलग व्यक्ति आमंत्रित करें और संकल्प और शपथ दिलाए, तो हम बड़ी आसानी से चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी, और इसमें जो अभी आपने देखा है उसमें डॉक्यूमेंट है, उसको ज़रा क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो जी, उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। उसमें हमने दिया है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था आपको मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगी। अभी जी, आपको टिकट चाहिए हो तो आप दरियां बिछाते हैं बरसों बरस, स्पेशली बड़ी पार्टियों की, जी। और कई बार करोड़ों रुपए देने के बाद भी टिकट नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और फिर टिकट मिल भी जाए तो फिर करोड़ों रुपए जीतने के लिए भी खर्च करना होते हैं। बिल्कुल करने और फिर पड़ते आपने हैं। इतने पैसे खर्च किए हैं तो फिर आपको उसे साब्याज भविष्य में खर्च करने के लिए भी अपनी व्यवस्था करना है। तो आप शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं और आम आदमी के हित की बजाय खुद का हित साधने में ही पूरा समय बीत जाता है। और आप बिल्कुल सर। इतने डरे हुए रहते हैं कि आप जो है इन राजनेताओं को किसी भी तरीके से, हाई कमान को किसी भी तरीके से नाखुश करने की सोच भी नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं बिल्कुल क्या? सही हैं? है। नहीं, नहीं, कतई नहीं। तो फिर बिल्कुल। जो मैं आपको परोस रहा हूँ कि भैया, आप दुष्ट हो, दुर्जन हो, अपराधी हो, किसी भी पार्टी के, किसी भी संस्था के, सामाजिक, व्यवसायिक, धार्मिक, जिस संस्था से भी जुड़े हो, यदि उसके अंधभक्त भी हो तो बने रहो। यदि जी, आपको दरियां बिछाने में आनंद आता है, सामियाने लगाने में आनंद आता है, नारेबाजी में आनंद आता है, भीड़ बढ़ाने में आनंद आता है, तो आप भीड़ बढ़ाइए। केवल यदि आप सर। अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं और यदि अपने आप को 6 मेरिट लिस्ट में स्थापित कर पाएंगे, तो सरपंच भी आप बनेंगे, पार्षद भी आप बनेंगे, मेयर भी आप बनेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप बनेंगे, मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, उप मुख्यमंत्री भी सर। आप बनेंगे,
राज्य सरकार के सर मंत्री और विधायक भी आप ही बनेंगे, और वो भी मेरिट के स्तर पर। उसमें सर किसी सर किसी व्यक्ति की मेहरबानी आपको नहीं चाहिए, आपको मैथिली शरण सर गुप्त की मेहरबानी नहीं चाहिए। सर समझ में आया आपको? जी जी सर और यदि आप देश में यदि नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और सर दूसरे और तीसरे स्थान पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और सर यदि 82 में आ गए तो केंद्रीय सरकार के मंत्री बन जाएंगे, और सर 543 में आ गए तो सांसद बन जाएंगे। तो सर आपको ना तो मैथिली शरण गुप्त की चाटुकारिता करने की ज़रूरत है, ना मक्खन लगाने की ज़रूरत है। केवल मेरिट लिस्ट में आना है, और वो मेरिट लिस्ट किसकी है? अपने लोगों को जोड़ने की। और अपने लोग कौन से हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। अब अशोक राणा सर जी, हमारे रिटायर्ड डिप्टी एसपी साहब, आप बताइए, सर इस इतने सस्ते में आपको अच्छा भारत और कोई देगा क्या? नहीं नहीं कतई नहीं सर आपको क्या मैथिली शरण गुप्त की चाटुकारिता करने की ज़रूरत है? नहीं सर क्या आपको जीतने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? नहीं सर अच्छा, आपको जीतने के लिए पैसे खर्च क्यों नहीं करना होंगे? क्योंकि हमने प्रतिबंध लगाया है कि पैसा खर्च करना तो बहुत दूर है, हम आपको टिकट दे देंगे और आप अपना नामांकन भर देंगे, फिर भी आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप उम्मीदवार हैं। तो फिर आप सर पूछेंगे साहब हम जीतेंगे कैसे? ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि एक रिटायर्ड डीजीपी रैंक और आईबी में इतनी लंबी सेवा देने के बाद ऐसे लोकप्रिय, अच्छे, एक सहज स्वभाव के हमारे आनंद कुमार साहब को यदि 150 वोट मिल रहे हैं, तो बहुत ही शर्म की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है सर बिल्कुल है हाँ, तो ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है। इस ऐसी परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि आप किसी को ये भी नहीं बताएंगे कि आप उम्मीदवार हैं, तो आपके जहन में ये सवाल नहीं उठ रहा है कि आप जीतेंगे कैसे? उठ तो रहा है सर उठ रहा है। तो इसका जवाब नहीं चाहेंगे आप? बिल्कुल चाहूंगा सर तो इसके लिए हम दो काम कर रहे हैं। एक तो लोगों सर को हम जोड़कर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर, जब 144 करोड़ में से 134 करोड़ किसी को भी नहीं जोड़ेंगे तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। सर केवल 9 करोड़ लोगों को जो 8वें दिन जुड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो 10 के मान से 2 दिन में उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है, तो 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, 7वां, 8वां, 9वां, तो 10 के मान से 3 दिन में 30 लोगों को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं, तो 10 के मान से केवल 90,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है, 40 लोगों को जोड़ना है। 4 दिन ही है, 5वां दिन है तो 4 दिन बचे, तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, राइट। सर अब चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन हैं, तो 144 करोड़ लोगों में से केवल 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 70 लोग हैं, तो केवल 70 लोगों को केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं, तो 144 करोड़ में से केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को चालू किया है मैथिली शरण गुप्त को, उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है 9 दिन में। और हमने 2190 से ज़्यादा लोग जोड़ दिए हैं। तो हमें 2190 क्यों जोड़ना पड़े? क्योंकि अशोक राणा जी ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। सर यदि अशोक राणा जी अपना कर्तव्य पूरा करते और बदले में हमें इतना बड़ा भारत मिल रहा हो जिसमें 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हों, जिसमें आपको टैक्स भी ना देना पड़े, क्योंकि भारत सरकार को हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो फिर उन्हें टैक्स देने की क्या ज़रूरत है, लेने की क्या ज़रूरत है? यदि मैं अपने मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचा दूं, तो उन्हें आम आदमी से टैक्स लेना चाहिए क्या?
नहीं लेना चाहिए। तो आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है। फिर हर भारतीय को एक शैडो अकाउंट के तौर पे कलवृक्ष अकाउंट मिल रहा है, जहां बिना आवेदन लगाए, बिना किसी अनुमोदन को आपको इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए पैसा चाहिए तो ठक से अपने आप आ जाएगा। और फिर वो आपके पोटेंशियल को पहचान कर उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर आपको संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजी और सतत अभ्यास कराकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज देंगे। और जब आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का काम करेंगे तो अपने आप रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी, उससे कलवृक्ष अकाउंट से जो पैसा आया है वो पट जाएगा। ऐसे ही आपको जो है 3 और मौलिक अधिकार मिल रहे हैं। भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जा रही है, आपकी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल जा रही है। बटन दबाओगे तो पुलिस वाला नहीं, एक वेल ट्रेंड, वेल बिहेव्ड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। वो केवल एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बल्कि जो है आपकी चोटों के और घटना स्थल का चक्षुदर्शी साक्ष्य भी होगा। तो एफआईआर भी दर्ज करेगा और अपना बयान भी देगा वो। और 5 जो है चीज़ें जघन अपराध बना दी जाएंगी परजरी की। तो झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे जो है ना गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायित करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना और झूठी विवेचना करना और वकीलों के द्वारा कोर्ट में बड़ी फीस लेके झूठी बहस करना, ये चारों परजरी के जघन्य अपराध होंगे। इनके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए 21 टेक्नोलॉजी का डिजिटल चित्रगुप्त होगा, जो अधिकतम 15 दिन में चालान पेश करके इन्हें जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था देगा। आज आप देखिए, आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और आपको न्याय नहीं मिलता है। इस नई व्यवस्था में आपको कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं पड़ेगा। आपको बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से मात्र 30 दिन में न्याय मिलेगा। यदि इतना अद्भुत भारत मिल रहा है और केवल अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए आप जो है गांव के सरपंच भी बन रहे हैं, पार्षद भी बन रहे हैं, आप मेयर भी बन रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, विधायक और देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी बन रहे हैं। तो इस भाव में क्या अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना नुकसान का सौदा है या फायदे का सौदा है? फायदे का है सर। तो कम से कम अशोक राणा जी इस फायदे के सौदे से जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ूंगा सर। क्या आप जो है प्रति रविवार अपने से जुड़े लोगों को रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा करके अच्छे भारत, टूटी फूटी भाषा में अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए वीडियो बना पाएंगे? बना लूंगा वैसे मेरी तो अभी तो 70 करीब हो रही है सर मेरी। उससे क्या होता है, आप 70 साल के जवान हैं, कुछ 18 साल के बुढ़े होते हैं। सर बहुत सारे 18 साल के बुढ़े आपने देखे कि नहीं देखे? जो मोटे हैं, सोटे हैं, ठीक ढंग से चल नहीं सकते हैं, हाँफते हैं, दिन भर जो है वो इंटरनेट और मोबाइल पे बिजी रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं सर। चलिए, तो अशोक राणा जी, आपका संकल्प ले लिया है तो उसे आप करिए। मैं आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट भी भेजूंगा, जिससे कि जो बात मैंने आपको समझाई है वो डॉक्यूमेंट में भी लिखी है। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम सर, प्रणाम।